आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर से कंबाइन होंगे। और इसमें हम मिक्सअप प्रश्न करेंगे और आपको टॉपिक वाइज भी कराया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आपके सभी चीजों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बाकी थ्योरी भी क्लासेस बहुत जल्द आपको मिलेगी। और अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेट हिंदी के ऊपर। और इससे पहले हमने जो है सेट नंबर 2 तक जो है कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, समझ गए। साथ ही साथ आप लोग जो है स्कोर जरूर कीजिएगा कमेंट कि आपके जो है स्कोर कितने आ रहे हैं। अभी हम टोटल जो है 21 प्रश्न करने वाले हैं और बेहतर तरीके से करेंगे, समझ गए। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर, समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न देखिए, ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये पहला प्रश्न है और ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि मेरा कुत्ता काला है। क्या है कि मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में जो ये आपका काला है शब्द बताना है कि क्या है। जैसे कि यह मेरा कुत्ता काला है, तो यह काला जो है क्या है बताना है। ये काला क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। तो सर्वनाम मालूम है, जो संज्ञा के बदला प्रयोग होता है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का प्रयोग करे। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। और यहाँ पर क्रिया क्या होता है, जहां पर कार्य की प्रधानता हो। तो कहने का मतलब है ये मेरा आपका क्या हो गया, ये तो आपका सर्वनाम हो गया। कुत्ता क्या हो गया, किसी वस्तु अस्तित्व के नाम है, तो ये आपका संज्ञा हो गया, समझ गए। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो इस काला क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेरा कुत्ता काला है, तो मेरा यहाँ पर संज्ञा, कुत्ता आपका सर्वनाम और ये आपका विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपका क्या बोल रहा है समझिएगा। यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया है। अब ये सकर्मक क्रिया की बात कर लेते हैं। क्रिया हम सभी लोग जानते हैं जहां पर कार्य की प्रधानता हो। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, हंसना, पढ़ना, रोना और सोना। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिया की पहचान करने के लिए अंत में ना लगा होना चाहिए, तो सब में ना है। यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, यहाँ भी आपका ना है और यहाँ भी ना है। यानी सब, हंसना, पढ़ना, सोना, रोना, ये सभी आपकी क्रिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके जो है दो प्रकार के जो है मुख्य क्रिया होते हैं, एक आपका सकर्मक और एक आपका अकर्मक। इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है सकर्मक क्रिया की बात किया है, सकर्मक। एक आपका जो होता है अकर्मक होता है। तो इस बातों को समझिएगा कि आखिर ये क्रिया क्या होता है। सकर्मक क्रिया वो होता है जहां पर कार्य हो रहा होगा, जहां पर क्रिया प्रधान हो, यानी कि क्रिया हो रहा हो, क्रिया हो रहा हो, उसी को बोलते हैं। अब जहां पर क्रिया नहीं होता है, जहां पर क्रिया नहीं होता है, यानी कि जहां पर कार्य नहीं होता हो, उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक। अ का मतलब कि नहीं हो रहा हो, स्व का मतलब जहां हो रहा हो। तो यहाँ पर आपको सकर्मक पूछा है, तो देखिएगा, हंसना, पढ़ना, रोना और यहाँ पर आपका सोना। तो सोना भी क्रिया है, लेकिन ये आपका जो है अकर्मक क्रिया है। हंसना भी क्रिया है, लेकिन ये आपका अकर्मक क्रिया है। रोना भी क्रिया है, लेकिन ये आपका अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होता है पढ़ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। जो पढ़ना है ये आपका सकर्मक क्रिया है, बाकी सब आपका अकर्मक है, रोना, सोना, हंसना, समझ गए। यानी निगेटिव क्रिया है, ये आपका पॉजिटिव क्रिया है पढ़ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 3 नंबर है, देखिएगा। और यह प्रश्न आपका क्या बोल रहा है समझिएगा। चौराहा जो ये शब्द लिखा गया है ना, समास के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। समास के बारे में आप सभी लोग जानेंगे, बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो समास के बारे में पूछ रहा है कि चौराहा जो है कौन सा समास होता है। चौराहा यानी कहने का मतलब है कि चारों तरफ से जहां पर ये आपका चौराहा होता है, समझ गए, ये चौराहा आपका होता है। तो यहाँ पर बताइए, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव और द्वंद और द्विगु। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका चौराहा है ना, ये आपका जो है द्विगु समास है। द्विगु यानी कि जहां पर क्या हो, द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्या हो। पहला पद क्या हो, पहला पद संख्या हो। पहला पद क्या हो, संख्या हो। इसको याद करने का तरीका है, समझ गए। कर्मधारी यानी कहने का मतलब होता है जहां पर कार्य प्रधान हो, समझ गए, जहां पर कर्म की प्रधानता हो, समझ गए ना। क्रमधारी यानी कि यहाँ पर क्रमधारी यानी कि जहां पर विशेषता बताता हो, जहां पर विशेषता बताता हूं, समझ गए। तो यहाँ पर आपका पहला पद संख्या है द्विगु में, क्योंकि चौ का मतलब क्या होता है, चार होता है, चारों तरफ से, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, चौराहा की बात करेगा तो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। बाकी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको बहुत जल्द पढ़ाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करते हैं 4 नंबर।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो है पूछा है कि चाय जो आपका शब्द है ना किस भाषा से लिया गया है। अब आपको बताना है चाय किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर चीनी है, जापानी है, फ्रेंच है और यहाँ पर आपका अंग्रेजी है। बताइएगा क्या होगा, समझ गए। चाय यहाँ पर जो है कौन सी भाषा है, तो चाय का जो है ना यहाँ पर आपका जो है अंग्रेजी भाषा है। क्या है, चाय आपका जो है अंग्रेजी भाषा है, समझ गए ना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, अंग्रेजी भाषा है चाय। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 5 देखिएगा और यह प्रश्न संख्या आपका 5 है और यह आपका बोला है कि एक तो चोरी दूसरा सीना जोड़ी। बताइएगा क्या होगा। एक तो चोरी किए और दूसरा सीना जोड़ी, इस लोककृतिया का अर्थ क्या होगा। यह बोल रहा है कि एक तो चोरी दूसरा सीना जोड़ी, इसका आपको बताना है कि इस लोककृतिया का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, बेशरम आदमी का लक्षण, पकड़े जाने पर लड़ने वाला चोर, गलती को स्वीकार न करे और उल्टे रौब गांठना, छुड़ाकर भागने के लिए शक्ति का प्रयोग करने वाला अपराधी। ये तो गलत हो जाएगा। बेशर्म आदमी का लक्षण नहीं, एक तो चोरी दूसरे सीना जोड़ी, पकड़ने जाने वाला चोर, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो ये लिखा गया है ऊपर की एक तो चोरी दूसरा सीना जोड़ी, इसका अर्थ होता है कि गलती को स्वीकार न करके उल्टे रौब करना। नहीं होता है कि कोई व्यक्ति गलती कर देता है, उसको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन सॉरी न बोलकर उल्टे आपको पीटेगा, उल्टे आपको डांटेगा, वही होता है। यानी कि गलती को स्वीकार न करना और उल्टे में आपको रौब दिखाना या डांटना, ये होता है आपका मतलब, वही होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटा, इसका मतलब ये भी होता है। समझ गए ना, एक तो चोरी या दूसरा सीना चोरी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है और यह प्रश्न देखिएगा, ये आपका मुहावरा से लिया गया है, भीगी बिल्ली बनना। अब बताइएगा भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 4 दिया हुआ है। देखिएगा, अनावश्यक रूप से लोगों को भयभीत करना, व्यर्थ दिखावा करना, किसी मजबूरी में शांत सहते हुए रहना, आडंबर पूर्वक आचरण करना। तो भीगी बिल्ली बन जाने का मतलब होता है कि सहम जाना, डर जाना, यानी कि किसी मजबूरी में शांत सहमे हुए रहना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी आपका ये गलत है, बाकी आपका ये गलत है। यानी कि भीगी बिल्ली बनना का किसी मजबूरी में शांत सहमे हुए रहना, ऑप्शन इज करेक्ट सी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है और यह प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिएगा कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। बताइएगा, संधि विच्छेद से आपको एक या दो प्रश्न पूछते हैं, अन्वेषण का पूछेगा। तो बताइए, यहाँ पर देखिएगा अन्वेष प्लस न, यहाँ पर है अन्वे प्लस वन और यहाँ पर है अनु प्लस वेशन और अनु प्लस एशन। तो देखिए अनवे, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनवे स अन्न। यहाँ पर देखिएगा अनु, अनु प्लस ए स न, ये होगा ए, वे लिखा ना वे, जब वे का उच्चारण कीजिएगा इसका तो इसमें आपका ए छुपा होता है। तो अनु प्लस एसन इज इक्वल टू अन्वेषण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ गए, अनु प्लस एसन जो होता है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है। देख लीजिएगा कैसे भाई, हम वे का उच्चारण करें, जैसे आप वे बोलिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क बोलते हैं तो इसके अंदर छुपा होता है अ। समझ गए, उसी तरह हमने वे बोला तो वे में हमारा ए छुपा हुआ है, वे ए आ रहा है ना उच्चारण में, तो वही हो जाएगा अनु प्लस एसन इज अनुवेशन। संधि विच्छेद सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 8 है और यह प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक। यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है, वर्ण के बारे में आप लोग जानते होंगे और वर्णमाला के बारे में जानते होंगे, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सार्थक, इसको बोलते हैं सार्थक समूह बोलते हैं। और वर्ण किसे बोलते हैं, जिसको क्या किया जाए, खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वर्णों के समुदाय को हम लोग जो है वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। सर्वनाम मालूम है, क्रिया अक्षर मालूम है, समझ गए। वर्णमाला किसे बोलते हैं, तो सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को। वर्ण किसे बोलते हैं, जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। बाकी आपको सर्वनाम संज्ञा के बदले क्रिया, जहां पर क्रिया का प्रधानता हो, अक्षर यानी वर्ड। समझ गए, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 9 है और यह प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर यह देखिए बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, स्वर और व्यंजन की बात करेगा आपसे कि हिंदी भाषा में जो है स्वर की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है। याद रखिएगा, स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या आपका 33 है। तो इसमें आपका 11 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब स्वर क्या होते हैं, यहाँ पर देखिएगा अ से लेकर जो है ना आपके अ तक होता है। हम लोग बोलते हैं ना अ आ ई उ बड़ी ऊ, ये वाला वो आपका स्वर होता है। और व्यंजन में क्या आता है, तो व्यंजन में आपका क ख ग से लेकर ज्ञ तक आता है। क्लियर ना,
क्लियर हो गया? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए। यह प्रश्न 1 मिनट। ये 10 नंबर प्रश्न आपका कहाँ गया? ऊपर चला गया क्या? हाँ चलिए, ये 10 नंबर प्रश्न आप देखिए। ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? अभी हमने आपको बताया 21, 33, 40 और 36। तो हिंदी आपके मतलब भाषा में व्यंजनों की संख्या आपका 33 है। कितना है? 33 है। व्यंजन यानी कहने का मतलब है कि क से लेकर आपके जो है ज्ञ तक, समझ गए? और स्वर कहने का मतलब क्या है? स्वर कहने का मतलब है कि अ से लेकर अ तक। ये आपका इसकी संख्या कितनी होती है? तो 11 और इसकी संख्या आपका 33। याद कीजिएगा, समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर। और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रत्येक शब्द का उपसर्ग बताइए। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग का मतलब क्या होता है जानते हैं? उपसर्ग का मतलब कि वह शब्द जो शब्द के आगे लगता हो, जो शब्द के आगे लगता हो। याद रखिएगा, शब्द के आगे लगता हो और उसके अर्थ को बदल दे। आगे लगता हो उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, समझ गए ना जी? तो यहाँ पर बताना है प्रत्येक में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा प्रत्येक, समझ गए? जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका होता है प्रति प्लस एक होता है। प्रति प्लस एक होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक, समझ गए? तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाकी ईक तो ये आपका नहीं लगा है, एक भी नहीं लगा, प्र भी नहीं लगा, प्र नहीं लगा, ये प्र नहीं लगा, याद रखिएगा ये गलती है। प्रति प्रति प्रत्येक में आपका प्रति जो है इसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो वर्ड के बाद लगता है, ये वर्ड के बाद लगा है ना एक, तो इसको प्रत्यय बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर। ये 12 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आ गया। प्रत्यय कहने का मतलब है कि जो शब्द के बाद लगे, क्या हो? जो शब्द के अंत में लगे, जो शब्द के अंत में लगे, अंत में लगे और उसके अर्थ में बदलाव करे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। और आपको बताना है कि यहाँ पर जो है बैठक लिखा हुआ है, बैठक, तो यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है? तो क यहाँ पर जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समझ गए? यानी प्रत्यय यहाँ पर क लगा हुआ है। देखिए क, बैठक, बैठ प्लस क, बैठक। ऑप्शन नंबर जी इज डी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 नंबर प्रश्न है ये। 1 मिनट। ये 13 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है समझिएगा। यहाँ पर आपका 13 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अधोलिखित अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब अकर्मक क्रिया आ गया ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था प्रश्न में, अकर्मक क्रिया कहने का मतलब है कि जहां पर क्रिया नहीं हो, जहां पर क्रिया नहीं हो, यानी कि सही तरीके से क्रिया नहीं हो, समझ गए? सक्रिय नहीं तरीके से क्रिया नहीं हो। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। भाई पढ़ता हूं, ये बात तो सही है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है। श्याम सोता है, तो अकर्मक क्रिया होता है जहां पर क्रिया नहीं हो रहा। श्याम सो रहा है तो कौन सा काम कर रहा है भाई? यही इसका आंसर है। वो अपना सिर खुजला रहा है, यानी काम कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो बोला है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर श्याम सोता है। सोना जो होता है, सोता जो होता है ना, वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक यानी पॉजिटिव क्रिया होता है, अकर्मक यानी निगेटिव क्रिया, जैसे रोना, सोना, समझ गए? ये होता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि ईमान बेचना का अर्थ क्या होता है? होता है ना कि आपने ईमान बेच दिया, यानी कि धोखा देना, गलत काम करना, अपने कर्तव्य से हट जाना और याराना तोड़ना। तो देखिए ईमान बेचने का अर्थ जो होता है ना, अपने कर्तव्यों से हट जाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मतलब होता है ना, कोई कर्मचारी अपना ईमान बेचता है यानी घूस लेता है, तो क्या होता है? वो अपने कर्तव्य से हट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है। और ये 15 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। यह एक शब्द के लिए, मतलब यह एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड है, अनेकार्थक शब्द होता है। तो बताइएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अलंभ, सुलभ, अल्धेय और यहाँ पर दुर्लभ। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको लिए हम एक शब्द में दुर्लभ बोलते हैं। दुर्लभ का मतलब कि बहुत मुश्किल से प्राप्त हो, सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो। यह बहुत मुश्किल से और यह बहुत आसानी से। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका जो है 16 है। देखिएगा, ये 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नोट पूछा है कि आपको बताना है कि पार्वती का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, गिरजा, अर्पणा, शिवानी और शैलजा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका पार्वती का इसमें शब्द नहीं है, वो आपका यहाँ पर अर्पणा है। ऑप्शन बी जो है ये नहीं है, समझ गए? यानी कि गिरजा है, शैलजा भी है और शिवानी भी है, यानी कि आपका शिवानी भी है। लेकिन अर्पणा जो है आपका पार्वती का मतलब क्या है?
पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि वादी का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर आपका जो है वादी का विलोम पूछा है, यानी कि उल्टा पूछा है। यहाँ पर देखिएगा अवादी, विवादी, अनावधि और प्रतिवादी। बताइए क्या होगा? आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए काफी मेहनत की जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वादी शब्द का जो आपका विलोम होता है ना, वो आपका प्रतिवादी होता है। क्या होता है? प्रतिवादी। याद रखिएगा क्या होता है? प्रतिवादी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जो आपका वादी शब्द है इसका विलोम आपका प्रतिवादी होगा। बहुत सारे बच्चे जो है अवादी और विवादी बोलेंगे, नहीं, गलत है। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 18 नंबर है और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सर्वनाम जो है प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सर्वनाम में भी जो है ना आपका प्रथम जो होता है सर्वनाम का प्रकार, उसमें 3 प्रकार होते हैं। तो बताना है कि यहाँ पर मुझे की बात कर रहा है तो मुझे यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, मतलब कौन सा है, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि आपका अन्य पुरुष है। अभी मैं चीजें जो बताऊंगा इससे क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। समझ गया? मुझे की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुझे और तुम, समझ गए, और उसके, यानी कहने का मतलब है, देखिएगा जो बोलता है ना, यानी जो खुद के बारे में बोलता है मुझे, यानी कि जो बोल रहा है उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। समझ गए? और जो सुन रहा है उसको मध्यम पुरुष बोलते हैं। और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, समझ गए, यानी कि बोलना आपका जो होता है उत्तम पुरुष, सुनना आपका मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका जो होता है अन्य पुरुष। क्लियर है? मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो हम हो गए अपने उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, और किसके बारे में बोला जा रहा है? हिंदी विषय के बारे में बोला जा रहा है तो ये अन्य पुरुष हो गए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 19 नंबर है और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि बच्चा बहुवचन बदलिए। बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइएगा। बच्चा का बहुवचन, बच्चाएं, बच्चे, बच्ची और बच्चू, क्या होगा? यहाँ पर भी बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है कि आपका बच्चा का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, बच्चा का जो आपका बहुवचन होते हैं, बच्चा का बच्चों होता है। क्या होता है? बच्चों, ना कि बच्चे, बच्चों। याद रखिएगा। समझ गए? क्लियर है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला 20 नंबर प्रश्न है और ये 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर बताना है कि राम की, यहाँ पर क्या लिखा है? राम की गाय चढ़ती है, और यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ पर आपका की जो लिखा गया है, यही पूछना है कि यहाँ पर की किसका मतलब होता है? कर्ता, कर्म, अधिकरण, संबंध। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संभू। समझे? तो यहाँ पर अधिकरण संबंध काके की, तो संबंध बता रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो राम की, ये की जो है ना, यहाँ पर आपका संबंध बता रहा है किसका, कि यह जो गाय है किसका है? राम की है। और हम सभी लोगों को मालूम है कारक के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के जो है आपके 8 प्रकार होते हैं, और उसी 8 प्रकार में आपका संबंध का जो अधिकरण होता है का के की होता है, का के की। समझ गए? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा 21वां प्रश्न, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप सभी लोग जो है बताइएगा कि ये जो आपका हिंदी का सेट नंबर 3 था, आपने लगाया 21 क्वेश्चन का सेट था। आप लोग जो है अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है। समझ गए? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर सभी लोगों को।